हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 के ऑल चैप्टर्स की पढ़ाई कर चुके हैं। आपके क्लास 8 के पाठ्य पुस्तक में जितने भी कहानी, कविता, निबंध जो कुछ भी है, हम लोगों ने सबका अध्ययन कर लिया। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। तो हम लोग एक-एक पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से फिर से उस पाठ को समझते हुए उसके सारे प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न उत्तर संबंधी जो आपका वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देख लेने के बाद आपको उस चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपके एग्जाम में चाहे आपको कितने भी कठिन प्रश्न पूछे जाए पाठ के अंदर से या जो प्रश्न उत्तर आपके बुक में दिए हुए हैं, उनमें से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात के लिए मैं आप सबको सावधान कर दूं कि अभी जो जिस तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें आप सबको जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आपकी रटंत विद्या काम नहीं आएगी, बल्कि आपके बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आप किसी प्रश्न का उत्तर आप चाहेंगे कि आप रट कर चले जाएं और वहां जाकर लिख दें, वो नहीं होगा। आपको अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचना होगा कि क्या इसका उत्तर होगा। दिमाग पर जोर डालने से एक तरीके से दिमाग को वो स्ट्रांग बनाता है, सोचने समझने की शक्ति खुलती है। तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी ऐसे प्रश्न जो आपको सोच विचार करने के लिए बाध्य करेंगे, आपको सोचने विचार करने की शक्ति देंगे, उसमें आपकी ये हेल्प करेंगे। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगी कि उन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आप लोग खुद भी अपने शब्दों में दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वीडियो आपकी इन सब में हेल्प करेगी। तो अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। ये आज का जो हमारा प्रश्न उत्तर है, वो है एक आशीर्वाद पाठ से संबंधित। एक आशीर्वाद जो कि एक कविता है और आप लोगों को मैंने ये कविता बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया है। पूरी वीडियो इसके ऊपर है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ के एक आशीर्वाद कविता पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। कि क्यों इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं अपने नोट के रूप में कि इस वीडियो के माध्यम से आप कविता को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे और ये जो गतिविधियां हैं प्रश्न उत्तर से संबंधित जो हमारा सेशन चल रहा है, ये गतिविधियां आपको और भी बेहतर तरीके से इस पाठ को समझने में मदद भी करेगी। दोस्तों, यहाँ पर है सबसे पहला हमारा मेरी समझ से, मतलब आपको अपनी समझ से उत्तर देना है। प्रश्न पूछे गए हैं, उनके 4 विकल्प हैं और उनमें से कोई एक है जो सही है। जो सही है उसे आपको थोड़ा हाईलाइट करके उसके सामने आपको स्टार बनाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके एक उत्तर होंगे, एक से अधिक भी हो सकते हैं और जो सही उत्तर है उनके सामने आपको स्टार बनाना है। तो प्रश्न एक, कविता में किसे संबोधित किया गया है? युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, श्रमिकों को। दोस्तों, मैंने सभी जगह ये स्टार बना दी है, आपको उनमें से जो बेहतर है उसके सामने ही बनाना है। तो उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर है इसका युवा वर्ग को, मतलब आपको इसके सामने स्टार बना देना है। इस तरीके से आप स्टार बनाएंगे और उसका अलग से उत्तर आप नीचे भी लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, तेरे सपने बड़े हो पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? विकल्प है कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां गिनाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो तेरे सपने बड़े हो, हम लोगों ने जब कविता पढ़ा था तब हमने बेहतर तरीके से समझा था कि सपने बड़े होने का क्या मतलब है। तो हमें बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना है, क्योंकि यदि हम बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उतना बड़ा चाहे हमें मिले ना मिले, लेकिन हमें उसके टुकड़े भी अगर मिलते हैं तो वो भी बड़ा ही मिलेगा। यदि हम छोटा ही सपना देखेंगे तो क्या होगा, उतने छोटे सपने को यदि हम पूरा नहीं कर पाते तो उसके टुकड़े मात्र हमें मिलेंगे, तो क्या होगा, हम जो है बहुत कम पाएंगे। इसलिए हर समय बड़ा सपना देखना चाहिए, ताकि वो सपना पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर वो पूरा ना हो तो उससे थोड़ा ही कम हमें मिलेगा तो वो भी अच्छा ही रहेगा। तो बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, ये आपका उत्तर होगा। इस तरीके से आप स्टार बना लेंगे। आगे प्रश्न 3, उंगली जलाएं पंक्ति में उंगली जलाने का भाव क्या है? उंगली अगर जल जाए तो उससे क्या होता है? तो ये तो कहा जा रहा है कि उंगली जलाएं, मतलब खुद से अपनी उंगली जला ले, तो इसका आखिर भाव क्या है? तो कविता मैंने आपको क्या समझाया, विकल्प पढ़िए, याद आ जाएगी आपको। चुनौतियों को स्वीकार करना,
प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, ये 2 बार आ गया है, इसे आप एक हटा देंगे। और कष्टों से नहीं घबराना, मतलब कोई चुनौती आपके सामने आ रही है, मुसीबत आपके सामने आ रही है और आप उसे देखकर घबरा रहे हैं, तो नहीं, उससे घबराना नहीं है, बल्कि खुद उससे उलझ जाना है। क्योंकि उस समस्या से, उस कष्ट से, चुनौतियों से यदि आप उलझेंगे और उसे पार करेंगे, तो आप सफलता को पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उंगली जलाएं, मतलब हो जाएगा कष्टों से नहीं घबराना। मतलब चाहे कितनी भी मुसीबतें आएगी, कितनी भी तकलीफ होगी, आपको घबराना नहीं है, बल्कि उससे उलझकर, उसे स्वीकार करके उसे पार करना है। अब आप कहेंगे चुनौतियों को स्वीकार करना, ये भी तो होगा। चुनौतियों को स्वीकार करना एक अलग चीज है और कष्टों से नहीं घबराना ये एक अलग चीज है। उंगली जलाएं, उंगली यदि जल जाए, जलने लगे तो सभी को डर होता है, लेकिन उंगली जलाएं मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मुसीबत से हम नहीं घबरा रहे हैं, हम खुद उसके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर उंगली जलाने की बात नहीं है, बल्कि इस पंक्ति के माध्यम से भाव क्या है कि हमें कष्टों से नहीं घबराना है। प्रश्न 4, अपने पांव पर खड़े हो, पंक्ति से क्या आशय है? तो अपने पांव पर खड़े होने की पंक्ति जो है उससे आशय क्या होगा? तो यहाँ विकल्प पढ़िए। अपने पांव पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। तो अपने पांव पर खड़े होना, क्या यहाँ पर पांव पर खड़े होने की बात हो रही है? कदम कदम चलने की बात हो रही है? सफलता प्राप्त करने की बात हो रही है? कठिनाइयों का सामना करने की बात हो रही है? या फिर आत्मनिर्भर होना? तो दोस्तों ये एक मुहावरा है, अपने पांव पर खड़े होना, और कविता में इसे पंक्ति के रूप में लिया गया है। तो इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना। अब हमारा यहाँ से ख स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको अपने दिमाग पर विशेष जोर डालकर उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, मतलब आपको तो ये उत्तर अपनी समझ से देना है। तो आपके सभी साथी, आप सभी बैठकर एग्जाम दे रहे हैं और उन्होंने प्रश्न का उत्तर कुछ और चुन लिया, अलग अलग चुन लिया। तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है। चर्चा कीजिए कि आपने आखिर यही उत्तर क्यों चुना। तो ये तो आप अपने दिमाग से ही करेंगे, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर रही हूँ सिर्फ आपको समझने में, लेकिन आपको अपने दिमाग पर जोर डालकर इसे खुद से करने की कोशिश करना है, ताकि ये आपको बहुत मदद करेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से समझा दी हूँ, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर है उत्तर 1। पहले प्रश्न का जो सही विकल्प है वो मैंने युवा वर्ग को चुना। वहां जो हमने चारों विकल्प में से उत्तर चुना है उन सबको हमने लिया है। तो पहले विकल्प में हमने युवा वर्ग को चुना, क्योंकि कविता युवाओं को उनके कर्तव्य में, यहाँ पर आप लोग इसे सुधार कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, वो आधा य पूरा, और जिम्मेदारियों का बोध कराती है, उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन को सार्थक बनाएं और समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। युवा वर्ग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ग है, उसी के ऊपर पूरे देश का विकास, पूरे देश की गतिविधियां निर्भर करती है। इसलिए युवाओं को बहुत जरूरी है कि वो अपने जीवन को सार्थक बनाए। क्यों सार्थक बनाए? क्योंकि वो यदि सार्थक होंगे, उनका जीवन यदि सार्थक होगा, तभी वो अपने जीवन को राष्ट्र और समाज के निर्माण में लगा पाएंगे, उनमें उनकी सक्रिय भूमिका हो पाएगी। दूसरा उत्तर हमने चुना था बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो दूसरे प्रश्न का सही विकल्प हमने बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना चुना। क्यों? तो स्वप्न शब्द का प्रयोग केवल सोते समय आने वाले सपनों के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में कुछ बड़ा करने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और लक्ष्य के रूप में भी किया गया है। कवि युवा वर्ग को प्रेरित करते हैं कि उनके सपने कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए, बल्कि बड़े हो, और जीवन में कुछ विशेष करने के लिए वो हर समय उत्साहित रहे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर समय बड़े लक्ष्य को निर्धारित रखना चाहिए, निर्धारित करने चाहिए। अब एक बात आप लोग याद रखें अपने गोल्स के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में, कि सपने आखिर क्या है। तो सपने जीवन के बड़े लक्ष्य होने चाहिए। सपने आखिर आपके क्या होने चाहिए? तो जीवन के बड़े लक्ष्य। अब बड़े बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप स्वप्न देखें और आंख खोलकर पूरी लगन मेहनत से उसके पीछे दौड़ पड़े। अब यहाँ पर चर्चा जारी रखी गई है, मतलब हम लोगों ने 2 नंबर तक किया, अब हमारा है 3 नंबर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने चुना था कष्टों से नहीं घबराना। तो कारण इसका क्यों चुना हमने कष्टों से नहीं घबराना? तो उंगली जलाएं प्रतीकात्मक भाषा है, मतलब वो प्रतीक के रूप में है। उंगली जलाएं, ये उंगली जलाने की बात नहीं, बल्कि उसके माध्यम से कुछ और कही गई है, जो संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने की भावना को दर्शाता है। इसका सीधा अर्थ
केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि यह जीवन में आने वाली समस्याओं से डरने के बजाय उनसे जूझने और उनसे सीखने का संकेत देता है। मतलब हमें उंगली जलाए, ये एक प्रतीकात्मक भाषा है। उंगली जलाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनसे बिना डरे संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए आप सीधे आप अपनी समस्याओं का से डरने के बजाय उनसे जूझें, उनसे सीखें, ताकि आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिले। चौथे नंबर पर, तो चौथे प्रश्न का उत्तर हमने चुना था आत्मनिर्भर होना, अपने पांव पे खड़े होना, तो हमने चुना आत्मनिर्भर होना। तो इस पंक्ति में व्यक्ति का अपने बलबूते, अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। यह पंक्ति आत्मविश्वास, साहस और स्वावलंबन की भावना को व्यक्त करता है। याद रहेगा आप लोगों को कि अपने पांव पांव पर खड़े होना, ये खड़े होने की बात या अपने बलबूते पर चलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने बलबूते, अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। यह पंक्ति आपको यह बताता है कि अपने अंदर आत्मविश्वास, साहस और स्वावलंबन की भावना को जगाना कितना जरूरी है। अपने पांव पर खड़े होने का यही अर्थ है। अब है मिलकर करें मिलान, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर इस तरफ क्रम, इस तरफ स्तंभ 1, इस तरफ स्तंभ 2, इसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और मिलान करेंगे। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई है। उन पंक्तियों के भाव संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ जो इनके जो विकल्प हैं जिनसे आपको मिलान करना है, वो ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं। तो मैंने आपको समझने में आपकी मदद हो, इसलिए हमने यहाँ पर आपको मिलान करके लिख दिया है। जैसे पहले नंबर पर है, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, इसका मिलान करना है। तो उसके सामने ही हमने उसका उत्तर लिख दिया है, जिससे वो पूरी तरह से मैच खाते हैं। आपको अपनी बुक में ढूंढ लेना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, और उससे आपको लाइन खींचकर मिला देना है। और यदि आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो बस उसके सामने सामने लिख दीजिएगा, जो कि आपको बार बार इस तरह से लाइन खींचना नहीं पड़ेगा और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने ठीक उसके सामने लिख दिया है कि भावनाओं में ना बहकर आपको वास्तविकता का सामना करना है। तो भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, इसका अर्थ हुआ भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करना। दूसरा है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। अब हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, ये बात क्यों कही गई है? तो विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना, ये इसका अर्थ हुआ कि हर दिए, दिए क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। और कोई भी जगह ज्ञान मिल रहा हो, उसको देखकर अपने मन में एक लालच की भावना लाने की बात कवि कहते हैं। आखिर वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना, मतलब आकर्षित होना, और उसे पाने की ललक अपने अंदर पैदा कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा है, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। मतलब चांद तारे जो है वो बहुत दूर हैं, और कोई कहे हम उसे पा लेंगे, तो ये क्या है? ये अप्राप्य वस्तुएं हैं, मतलब प्राप्त करना कठिन है, नहीं पा सकते। तो जो अप्राप्य चीजें हैं, उससे क्या है? उसे पाने के लिए रूठना और मचलना सीखिए। रूठना मतलब उदास हो जाना, जिद धर लेना कि मुझे वो चाहिए। मचलना मतलब पूरी जिद पे उतर जाना कि मुझे चाहिए। तो कवि कहते हैं जो चीजें अप्राप्य है लेकिन वो सच्चाई में है, तो उनको पाने के लिए आप जिद्दी बनिए, रूठिए, जो करना है करिए, लेकिन वैसी चीजों को पाने के लिए संघर्ष कीजिए। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो असंभव से लगने वाले जो लक्ष्य हैं, उसके लिए हट और प्रयास करने चाहिए। असंभव से चांद तारों को पाना तो ये असंभव ही हिस्सा है। तो जितने भी चीजें असंभव है लेकिन अच्छी चीज है, सच्चाई से जुड़ी हुई है, उनको पाने के लिए हर समय अपनी लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उसके लिए हट करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। आगे यहाँ दोस्तों, हंसे मुस्कुराए गाएं, ये आपको एक संदेश के रूप में मैंने दिया है कि सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें। अपने जीवन में आपने जो भी सपने देखे हैं, उनको थोड़ा सा भी कठिन ना माने, उसे आनंद के रूप में लें और मुस्कुराहट के रूप में अपने अंदर लें। कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, अपने अंदर मनोबल को बनाए रखें। ये मैंने आपको एक संदेश दिया है, और कभी भी यही कहना चाहते हैं, इस चीज को आप अपने अंदर धारण करें। सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल को बनाए रखें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ कुछ कविता की पंक्ति दी गई होगी और आपको उनके ऊपर चर्चा करना है। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है।
इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। तो क नंबर में पंक्ति है, जा तेरे सपने बड़े हो। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है, जाओ तुम्हारे सपने महान और ऊंचे हो। यह एक आशीर्वाद और प्रेरणा से भरी हुई पंक्ति है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह छोटे मोटे लक्ष्यों तक सीमित ना रहे, बल्कि बड़े सपने देखे, महत्वाकांक्षी बने और ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब ख नंबर में ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जा तेरे सपने बड़े हो, इसका क्या अर्थ हुआ कि सपने हमारे कैसे होने चाहिए? महान और ऊंचे होने चाहिए। वो आशीर्वाद और प्रेरणा से भरी होनी चाहिए। मतलब ऐसे सपने हम देखें कि उसे यदि हम पूरा करें तो लोग हमें आशीर्वाद दे। कुछ भी सपने नहीं देख लेना है, अच्छे सपने देखना है और बड़े सपने देखना है, तो लोग हमें आशीर्वाद देंगे, हमें प्रेरणा से भरी हुई हमारी कहानी होगी। तो जिसमें यह कहा जा रहा है कि छोटे मोटे लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि बड़े बड़े सपने देखना है, महत्वाकांक्षी बनना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है। अब दूसरी पंक्ति है, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इस पंक्ति का अर्थ है, जल्द ही यथार्थ का सामना करना सीखें। मतलब बहुत जल्दी आपको सच्चाई का सामना करना है, ये इस चीज की सीख आप सीख लें। यह पंक्ति विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रेरित करती है। वे केवल कल्पनाओं में ना खोएं, बल्कि धरातल पर उतर कर मेहनत करें और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखें। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, मतलब लोग तो बचपन से ही बच्चे पृथ्वी पर चलते हैं, लेकिन इसके अर्थ क्या हुए कि कुछ लोग कल्पनाओं में रहते हैं, उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। आपको हर एक चीज के लिए संघर्ष करना होगा, यही सच्चाई है। आप खुद कर्म करेंगे तभी आप सम्मान पाएंगे, यही सच्चाई है। तो यहाँ पर लेखक ने, यहाँ पर कवि ने सभी युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहा है कि आप जल्दी ही यथार्थ जो सच्चाई है उसका सामना करना सीख लें। यह पंक्ति विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए है। वो कहते हैं कि आप लोग कल्पनाओं में ना खोएं, बल्कि धरातल पर उतरकर, मतलब सच्चाई जो है उस पर से उतरकर आप मेहनत करें और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखें। ग नंबर में है, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में ऐसे ऊंचे और कठिन लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो चांद तारों की तरह दूर और कठिन प्रतीत होते हो। उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में यदि छोटे मोटे लक्ष्य निर्धारित हुए किए तो क्या फायदा, उसे तो हम थोड़ी सी संघर्ष में पा लेंगे और वो आनंद भी नहीं होगा। हमें अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है? तो चांद तारों को देखना है, वो बहुत दूर है, बहुत कठिन प्रतीत होते हैं, तो उनके तरह ही जो दूर हो, जो कठिन हो, वैसे वैसे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें अपने भावनात्मक रूप से तैयार होना चाहिए, रूठना चाहिए, जिद्दी बनना चाहिए और कठिन संघर्ष करके उसे पाना चाहिए। अब सरल शब्दों में यदि हम कहें तो जब वे लक्ष्य हमें ना मिले तो हम दुखी हो, रूठे मचलें, यानी उन्हें पाने की हमारे अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, और ये सब कुछ यदि हमारे भीतर हो तो हम उसे आसानी से पा लेंगे। यही कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि जितना भी कठिन संघर्ष हमारे जीवन में हो, घबराना नहीं है। बड़ा से बड़ा असंभव दिखने वाला लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके लिए हमें दुखी होना है, रूठना है, मचलना है, लेकिन उसे हर हाल में पाने की एक प्रबल इच्छा अपने अंदर रखनी है। अनुमान और कल्पना, ये यहाँ से शुरू हुआ। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रश्न है, उत्तर देना है। क नंबर में कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, एक आशीर्वाद कविता में बड़े सपनों की बात करके कवि ने हमें प्रेरित करते हैं। कवि हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखें और उन्हें पाने की एक दृढ़ इच्छा रखें। मेरे अनुसार निम्नलिखित सपने बड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजों को पॉइंट में डालकर आपको ये बताना है कि कौन कौन से सपने हैं जो बड़े होते हैं। तो एक आशीर्वाद कविता में कवि ने कहा है, बड़े सपने देखें, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और उनको पाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर रखें। तो कौन कौन से सपने हैं जो हमारे बड़े हो सकते हैं? तो पहले नंबर पर शिक्षा में ऊंचाई तक पहुंचना। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो आपको उसमें भी ऊंचाई तक पहुंचना है। ये एक बहुत बेहतरीन पंक्ति है। तो एक विद्वान कहते थे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें।
तो यहाँ पर है शिक्षा में ऊंचाई तक पहुंचना। शिक्षा क्षेत्र में गए, उसमें भी आपको ऊंचाई तक जाना है। जैसे आप वैज्ञानिक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, शोधकर्ता बनिए। क्यों? अगर हमें क्यों ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा से समाज और देश का विकास होता है और ये व्यक्तिगत सफलता का भी आधार है। दूसरा, यदि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो देश की सेवा करना, जैसे सेना में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो क्यों इस मामले में हम ऊंचाई पर जाकर या देश सेवा में जाकर हम क्या अच्छा कर पाएंगे? तो क्योंकि ये सपने व्यक्ति को ना केवल आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान का अवसर भी देते हैं। तो ये हुआ हमारा देश की सेवा करने की हम सपना देखते हैं तो हमें क्या-क्या फायदे होंगे। तीसरे नंबर पर है कोई नई खोज या आविष्कार करना। अब हम चाहे तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक बनने की सपना देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई नया खोज या आविष्कार करने का सपना देखेंगे। तो जैसे टेक्नोलॉजी या स्वास्थ्य क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इससे मानवता का भला होता है और दुनिया को हम और भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें खोज और आविष्कार के क्षेत्र में जाने की सपना जरूर देखना चाहिए। अब बड़े सपने क्यों, ये हमारा आगे भी जारी है। उसमें चौथे नंबर पर है, हम चाहे तो कला, संगीत, साहित्य में भी महान बनने की सपना देख सकते हैं। तो जैसे एक प्रसिद्ध लेखक बने, गायक बने या चित्रकार बने। क्यों? इस लाइन में जाकर हम क्या अच्छा करेंगे? तो यदि हम इस क्षेत्र में जाते हैं तो यह सपना लोगों के दिलों को छूता है। कला, संगीत, साहित्य का लोगों के दिलों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और ये समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी करता है। पांचवें नंबर पर समाज में बदलाव लाने वाला बनना। मतलब हमें कुछ ऐसा भी बनना है, हम चाहे तो समाज सेवक बन सकते हैं, शिक्षाविद बन सकते हैं या पर्यावरण कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्र में जाकर हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। क्यों? क्यों बदलाव ला पाएंगे? क्यों ये सपने अच्छे हैं? क्योंकि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का सपना दिखाते हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम भी है। इसलिए हम समाज के क्षेत्र में भी समाज सेवक भी बन सकते हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। मतलब समाज को सुधार करने के लिए जितनी चीजें बन सकते हैं वो सभी अच्छी चीजें हैं। ये तो हुआ इतना दूर 5 नंबर तक हमारा क में। अब ख नंबर है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए। पंक्ति में सपनों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या-क्या होना आवश्यक है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने ललक को दर्शाया है कि हमें दूसरों की सफलता देखकर अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। लेकिन केवल ललक होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ निम्नलिखित का होना आवश्यक है। मतलब कवि कहते हैं कि अपने अंदर ललक होना चाहिए, दूसरों की सफलता देखकर जी में लालच आनी चाहिए। और ये क्या करती है, अगर हम इस तरह की लालच अपने अंदर रखते हैं तो ये हमें लक्ष्य की ओर खींचती है, हमें बड़ा लक्ष्य रखने के लिए, निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपनी ओर खींचती है। तो केवल ललक का होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और चीजों का भी होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अपने अंदर मेहनत और निरंतर प्रयास करते रहने की भावना होना। दूसरा, सहनशीलता और धैर्य बनाए रखना। तीसरा, साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। चौथा, दृढ़ निश्चय करके कठिनाइयों का सामना करना। और पांचवा, समय का सदुपयोग करना। ये सभी चीजें यदि हमारे अंदर है तो हम ललक का सही उपयोग कर पाएंगे। दूसरों को सफल होते देखकर हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो एक तड़प होनी चाहिए, जो एक आकर्षक की भाव होनी चाहिए, वो भी हमारे अंदर होगा। और इसके साथ साथ अगर ये सारे गुण हमारे अंदर होंगे तो हम क्या करेंगे? अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। ग नंबर में है, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो आप क्या बात करेंगे? मान लेते हैं आपका मित्र आपका सपना है, तो आप अपने सपने से कैसे बात करेंगे? आप इस चीज को खुद दिमाग से लगाइए कि आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं। तो आपको सपने को, अपने जो आपने सपना देखा है, उनको आपने अपना मित्र बनाया है, वही आपके मित्र है, तो आप कैसे बात करेंगे? उसके लिए मैंने आपकी मदद की है, आप इसे पढ़िए और खुद भी थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसका उत्तर होगा, मेरा सपना ही मेरा मित्र है, जो मेरे दिल की बात जानता है, उससे हम निम्नलिखित बात करेंगे। जाहिर सी बात है, सपना क्या है? आपके दिल की बात को जानता है। तो आप कहेंगे, मतलब मैं खुद को रख रही हूं, आप वहां पर अपने आप को रखें। ओ मेरे सपने, कब से मेरे दिल में छुपा बैठा था, हर रात आंखों में आकर मुझे जगाता था। अब जब तू मेरे सामने है तो एक ही सवाल है, क्या मैं तेरे काबिल बन पाया हूं? यहाँ पर आपको अपने सपनों को संबोधित करते हुए कहना है
कि तुम कब से मेरे दिल में छुपे बैठे थे, हर रात मैं तुम्हारे लिए जगा हूँ, और अब जब तुम्हें मैंने पा लिया है, तुम मेरे सामने हो, तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि क्या सच में मैं तुम्हारी तरह काबिल बन पाया हूँ, मैं तुम्हारे लायक काबिल में बन पाया हूँ। तो इस पर सपना आपको क्या जवाब देंगे? सपना कहेंगे, जो सपना आपका, जो आप सब स्वप्न देखे हैं उनकी बात है, कि तुम मुझसे क्यों डरता है, मैं कोई दूर चांद नहीं, बस तेरी मेहनत का रूप हूँ। मतलब जैसा आपने मेहनत किया अपने सपने को पाने के लिए, जो फल आपको मिला वही आपका सपना है, वही वो आकार लिया, जैसा आपने मेहनत किया वैसा वो आकार लिया, तो वो सही मायने वो आपकी मेहनत है। तेरी लगन से ही मैं आकार लूंगा, तू चलना शुरू कर। तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, लगन रखोगे, वैसे 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 मैं आकार लूंगा और मैं बड़ा होता जाऊंगा, तुम बस चलना शुरू करो। अब घ नंबर में है, यदि मैं किसी को आशीर्वाद देना चाहूं तो मेरा आशीर्वाद केवल सफलता या समृद्धि तक सीमित नहीं होगा। मैं ऐसा आशीर्वाद देना चाहूंगा जो जीवन भर साथ दे, जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। इसका उत्तर होगा, यदि मैं किसी को आशीर्वाद देना चाहूं तो मेरा आशीर्वाद केवल सफलता या समृद्धि तक सीमित नहीं होगा। मैं हर हाल में एक ऐसा आशीर्वाद देना चाहूंगी जो कि उस जीवन भर उसका साथ दे और उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में सहयोग करे। तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? तो मैं अपने मित्रों को और शुभचिंतकों को निम्नलिखित आशीर्वाद देना चाहूंगा। तो सबसे पहले उनका जो लक्ष्य है, उनका जो सपना है वो पूरा हो, तो इसके लिए सच्चे सपने और उन्हें पाने की हिम्मत का आशीर्वाद देना चाहूंगी। दूसरा, कठिनाइयों में भी वो मुस्कुराए, इसकी शक्ति हो उनके अंदर, इसका आशीर्वाद देना चाहूंगी। दूसरों के लिए रोशनी बनने का आशीर्वाद, यदि आप आगे बढ़े तो दूसरों की भी मदद करें। सच्चे रिश्तों और प्यार का आशीर्वाद देना चाहूंगी, और अपने अंदर आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान का आशीर्वाद भी देना चाहूंगी। मतलब आपको किस किस तरह का आशीर्वाद देना है, यदि आपको अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को आशीर्वाद देना हो तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि उनकी हिम्मत हो उस तरह की। वो कठिनाइयों में भी मुस्कुराए, उनके अंदर कोई तकलीफ वाली भावना ना हो, इसकी शक्ति हो उनके अंदर, इसका आशीर्वाद दे। वो यदि सफल हो जाए तो वो दूसरों को भी सफल बनने में मदद करे, इसका आशीर्वाद दे। और जितने भी उनके सच्चे रिश्ते हैं, उनका प्यार बड़ा, उनका जो प्यार वाला रिश्ता है, वो सब उनके जो है उनके लिए आशीर्वाद बने, इनका भी आशीर्वाद दे। उनके अंदर आत्मनिर्भरता हो, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना हो, इन सब का आशीर्वाद देना चाहिए। इसके आगे देखेंगे, यहाँ है कविता की रचना एवं शीर्षक। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। मतलब सपना तो एक ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग उसे स्वप्न में देखते हैं, उसका सजीव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मनुष्यों की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए इस कविता में बताया गया। तो ध्यान से देखें और इस कविता में किस प्रकार अन्य विशेषताएं भी दिखाई गई है, आपको वो बताना है। तो कवि, मैंने इसका उत्तर दिया है, आप भी देखिए ध्यान से, आपको वो बहुत मदद करेगी। कवि दुष्यंत कुमार ने सपनों को केवल एक इच्छा या कल्पना ना मानकर उन्हें जीवित मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। कविता की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मानवीयकरण। मानवीयकरण मतलब जो निर्जीव चीजें हैं उस पर मानव के गुणों को आरोपित करके उसे मानव की तरह व्यवहार करके दिखाना, इसे कहते हैं मानवीयकरण। तो सपनों को मानवीय रूप देकर मनुष्य की तरह प्रस्तुत करना ताकि वे पाठक के और करीब लगे। दूसरा है भावनाओं का जुड़ाव। तो भावनाओं का जुड़ाव इसमें क्या है, यह दिखाता है कि सपनों को पाने के लिए केवल योजना बनाने से नहीं होगा, बल्कि उसमें भावनाओं का जुड़ाव भी होना चाहिए। लगन और मेहनत के साथ उसे तैयारी भी करनी चाहिए और पूरे जुनून के साथ उसे हासिल करने की पूरी इच्छा दिखानी चाहिए। तीसरा है संघर्षशील रूप। तो सपना कल्पना से निकलकर हकीकत की जमीन पर उतरना चाहता है। सच्चे सपने वही हैं जो धरातल पर आकार ले। मतलब हमने स्वप्न में देखा, हमने नींद में सपना देखा, उसे सपना नहीं कहेंगे। हम कल्पना कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसे भी सपना नहीं कहेंगे। जब हम उन कल्पनाओं में बनाई गई योजना को हकीकत में जमीन पर उतारते हैं, मतलब हम उसे सच्चे रूप दे देते हैं, तो वो संघर्षशील रूप जो होता है वो सपना कहलाता है। और सच्चा सपना क्या होता है, जो धरातल पर आकार ले, मतलब जो सच हो जाए, जो सच साबित हो जाए। उसके बाद है प्रेरणादायक शक्ति। तो यह व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। आगे है, इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है, जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है।
यदि इस कविता की किसी एक पंक्ति को शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो आप अपने हिसाब से देखेंगे इसको। आपको मैं हेल्प करने के लिए यहाँ मैं बता रही हूँ। तो मैंने जो शीर्षक चुना है कि मैं शीर्षक चुनूंगा या चुनूंगी कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो, मैं इसे इस कविता का शीर्षक बनाने चाहूंगी। क्यों? क्योंकि यह कविता की सबसे प्रभावशाली, प्रेरणादायक और सारगर्भित पंक्ति है। यही वह पंक्ति है जो पूरे आशीर्वाद का सार तत्व व्यक्त करती है। इसमें दिशा, प्रेरणा, आशा और प्रेम सभी भाव समाहित हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आशीर्वाद, पूरे आशीर्वाद के साथ एक जो सार भाव होता है वो इसमें व्यक्त किया गया है। इसमें आपको अपने जीवन के प्रति दिशा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, आशा मिलेगी और प्रेम के भाव वो आपको शामिल दिखेंगे। अब है भाषा की बात। भाषा की बात, आपको इस कविता से जुड़े हुए कुछ व्याकरण संबंधी बातें भी, प्रश्न भी पूछे गए हैं जो आपको इसका उत्तर देना है। तो क नंबर में है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। आपको स्वप्न से जुड़ा हुआ कुछ शब्द जो कि आपको ढूंढना है अपने कविता से और यहाँ पर लिखना है। अपने समूह में आप चर्चा कीजिए और लिखिए। आपकी हेल्प मैंने यहाँ की है। आप देखिए, लक्ष्य, प्रेरणा, आकांक्षा, दृढ़ निश्चय, उड़ान, यथार्थ, आत्मविश्वास, कल्पना, संघर्ष। ये रहे स्वप्न से जुड़े हुए बातें। आप इसे नोट्स बना लेंगे और बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी। ख नंबर में है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए हैं और उन शब्दों पर आप घेरा बनाइए जो समान अर्थ नहीं देते हैं। मतलब एक तरफ शब्द है और उनसे जुड़े हुए कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन उसी में कुछ एक एक पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जो उनका नहीं है, बल्कि एक एक शब्द ऐसे जो उनका पर्याय नहीं है, उनका अर्थ नहीं देता है। उनको आपको ढूंढना है और सर्कल करना है, मतलब घेरा बनाना है। इसके उत्तर में होंगे दोस्तों, ये एक तरफ शब्द है। हम शब्द में देखेंगे सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी में यहाँ जो शब्द दिया है, धरा, वसुधा, अवनी, सुता। तो हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द के भी वीडियो बनाए हैं और हमने आप लोगों को पढ़ाया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लेंगे। आपको पता है सुता किसे कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। पृथ्वी का ये पर्यायवाची नहीं है, तो सुता को हमने घेरा कर दिया है। तो धरा, वसुधा, अवनी ये क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची। चांद, चांद का यहाँ पर है मधुकर, शशि, शंकर, मयंक। तो यहाँ पर शशि के ऊपर घेरा हो गया है, आप इसे हटाइए और घेरा होगा शंकर के ऊपर। शशि चांद का पर्यायवाची है, मधुकर, शशि और मयंक। यहाँ पर शंकर, ये शंकर चांद का पर्यायवाची नहीं है, इसे आप लोग घेरा करेंगे। तारे, तारे, नक्षत्र, सोम, तारक, उडगन। तो यहाँ पर नक्षत्र, तारक, उडगन ये तो तारों के पर्यायवाची हैं, लेकिन सोम ये तारे के पर्यायवाची नहीं है, सोम चंद्रमा के पर्यायवाची है। रोशनी, रोशनी, प्रकाश, लालिमा, उजाला, आलोक। तो यहाँ पर प्रकाश, उजाला, आलोक यह तो रोशनी का पर्यायवाची है, लेकिन लालिमा यह रोशनी का पर्यायवाची नहीं, बल्कि सूर्य की पहली किरण को लालिमा कहते हैं। स्वप्न, स्वप्न यहाँ पर है सपना, इच्छा, कल्पना, यथार्थ। तो यथार्थ का अर्थ होता है सच्चाई। तो यहाँ पर स्वप्न का जो होगा कि जो शब्द मैच नहीं खाता है वो है यथार्थ। दिया, दीन, ज्योति, दीपक, प्रदीप। तो यहाँ पर दीन जिसका अर्थ होता है गरीब, तो ये जो दीन है ये क्या हो जाएगा? दिया का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ज्योति, दीपक, प्रदीप ये जो है दिया का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर व्याकरण से संबंधित नोट करने वाली बात है कि जितने घेरा लगाए वाले शब्द हैं वो मुख्य शब्द जो है वो मुख्य शब्द के पर्यायवाची है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप इसे जितना हो सके याद कर लेंगे। दोस्तों यहाँ आपको आना जाना शब्द का प्रयोग करके वाक्य में बनाना है, मतलब वाक्य में आपको आना जाना शब्द का प्रयोग करना है। तो इधर मैंने आना से संबंधित वाक्य बनाए, यहाँ हमने जाना को वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पर आपको दिखाया है। तो आना, मैं स्कूल रोज समय पर आता हूँ। यहाँ आना मतलब सिर्फ आना ही नहीं, बल्कि आना के समूह में जितने भी शब्द आएंगे उन सब में से किसी ना किसी को रख सकते हैं। तो मैं स्कूल रोज समय पर आता हूँ। माँ ने मुझे बुलाया तो मैं तुरंत आया, ये सभी आना का समूह है। बारिश के बाद ठंडी हवा आई, यहाँ पर आई
क्या हो गया, आना का ही समूह ग्रुप के शब्द हैं। क्या तुम कल मेरी जन्मदिन की पार्टी में आओगे, तो क्या हो जाएगा, ये आना का ही समूह के शब्द हैं। वह हर रविवार को मंदिर आता है, तो आता हूं, आया, आई, आता है, ये सब क्या है, आना समूह का ही नाम है, शब्द है। अब जाना समूह में कौन कौन आएंगे, तो मैं कल अपनी दादी के घर गया, बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं, छुट्टी के दिन हम पिकनिक पर जाएंगे, वह रोज स्कूल जाती है, तो ये हो गया जाना समूह के शब्द। अब यहाँ पर एक है मेरी डायरी। आपको अपनी एक डायरी लिखनी है जिसमें आपको अपनी एक दिन की झलक दिखानी है कि पूरे दिन भर में आपने क्या किया। तो हंसे मुस्कुराए गाएं, अपने हंसते मुस्कुराते हुए जो आपकी पूरी डेली लाइफ है उसका एक झलक आपको अपनी डायरी में दिखानी है। तो इस तरह से मैंने लिखा है डायरी का एक पेज। मुझे मम्मी ने जब सुबह प्यार से उठाया तो मैं खुश हो गई। अब आपको अपनी पूरी डेली रूटीन में यह दिखाना है कि कहां पर आप हंसे, कहां मुस्कुराए और कहां गाए। तो मम्मी ने जब मुझे सुबह प्यार से उठाया तो मैं क्या हो गई, खुश हो गई। फिर जब मुझे घर में गरम पराठे खाने को मिले तो मैं मुस्कुरा उठी। जब ऑनलाइन क्लास में दोस्तों ने मजाक किया तो मैं हंसने लगी। पढ़ाई करते करते जब मेरा मन उदास हो गया तो मैं ऊब गया। और जब मैंने अपने पसंदीदा गाना सुना तो मेरा मन तरोताजा हो गया। दोपहर का खाना मेरे पसंद का नहीं था तो मेरा मुंह लटक गया। मम्मी ने फिर चॉकलेट दी तो फिर से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शाम को जब पापा खेलने नहीं जाने दिए तो मैं मचल उठा और आधे घंटे तक उदास बैठा रहा। फिर टीवी पर मेरा पसंदीदा प्रोग्राम आया तो मैं हंसता रहा। तो ये थी हमारी डायरी। एक दिन का हमने रूटीन बताया कि कहां पर हम हंसे, कहां मुस्कुराए और कहां हम गाए। अब इसके आगे देखेंगे। पाठ से आगे यह है आशीर्वाद, मतलब कौन आपको किस तरह का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के रूप में सबसे पहले हम अपने माता पिता से लेते हैं। तो माता पिता हमें क्या आशीर्वाद देंगे, हमारे माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, धैर्य बनाए रखने की और बड़े सपने को पूरा करने का आशीर्वाद हमें कौन देते हैं, हमारे माता पिता। अध्यापक से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है, तो ज्ञान अर्जन करने की, परीक्षा में सफल होने, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और लक्ष्य के प्रति समर्पण का आशीर्वाद देते हैं। कौन, अध्यापक। परिजनों से हमें क्या आशीर्वाद मिलते हैं, हमारे जो परिवार के लोग होते हैं वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं, तो प्रेम सम्मान के साथ जीवन जीने, मुश्किल समय में मजबूत रहने और दूसरों की मदद करने का आशीर्वाद देते हैं। हमारे सपने, परिवार के सदस्य के जो और भी लोग होते हैं वो हमें क्या सपना, वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं, तो माता पिता। ये फिर से वहां रिपीट हुआ। तो ये जो है, अच्छा यहाँ पर आशीर्वाद हो गया, ये है हमारे सपने, मतलब हमारे परिवार के सदस्य वो क्या सपना देखते हैं हमें लेकर या परिवार को लेकर। तो माता पिता क्या सपना देखते हैं, वो सपना देखते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे, उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने और अपने पैरों पर खड़े हो। हमारे दादा दादी और हमारे नाना नानी वो क्या सपना देखते हैं कि उनका पूरा परिवार हर समय साथ रहे, उनके बच्चे उनका आदर करें, पोते पोतियां नाती नातिन ये सभी वो सफल हो अपने जीवन में और उनको सफल होते हुए वो देखें। ये दादा दादी नाना नानी का सपना होता है। बहन भाई वो अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो विदेश घूमना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं। कार खरीदना मतलब जितनी भी अत्याधुनिक चीजें हैं, जो सुविधा की चीजें हैं वो उनको खरीदना चाहते हैं। और जो हमारी बहन है वो आईएएस आईपीएस बनना चाहती है, भाई भी वही बनना चाहते हैं और बनकर क्या करना चाहते हैं, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। अब सबके सपने, तो सबके सपने में आपको क्या करना है, स्वच्छता कर्मी से साक्षात्कार किया गया है कि आपको बहुत सारे लोग हैं और उनमें से किसी एक का, जो आपके समाज में जुड़े हुए लोग हैं जो आपके काम में मदद करते हैं, उनमें से किसी एक को आपको लेना है और उनसे साक्षात्कार करके ये जानना है कि उनके सपने किस तरह के होते हैं। तो हमने स्वच्छता कर्मी से साक्षात्कार किया है और जानने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और उनको अपने काम करने में क्या क्या समस्या होती है। यहाँ प्रश्न है कि आप किसी समाज से जुड़े हुए लोगों में से किसी का साक्षात्कार लें और जानें कि वो अपना जीवन कैसे जीते हैं, उन्हें क्या समस्या होती है, उन्हें क्या सुविधा मिलती है। तो साक्षात्कार से जब स्वच्छता कर्मी से जब साक्षात्कार किया गया या साक्षात्कार उनका लिया गया तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप कब से सफाई का काम कर रहे हैं और इस काम में आपको कैसे
इस काम में आप कैसे आए? बीते समय में आपके द्वारा सामना की गई जो सबसे बड़ी मुश्किल रही है वो क्या रही है? क्या आपको पर्याप्त सुरक्षा किट मिलते हैं? अगर नहीं तो किन चीजों की कमी रहती है? क्या आपको लगता है कि आपके काम को समझने में पर्याप्त मान्यता और इज्जत मिलती है? तो दोस्तों ये यहाँ पर प्रश्न है कि आपको उनका साक्षात्कार करते हुए ये प्रश्न रखना है कि आप किन किन तरह के प्रश्न उनसे पूछेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 प्रश्न लिया है। यदि आपके आसपास कोई स्वच्छता कर्मी दिखाई आपको दे तो आप उनसे इन चारों प्रश्नों को उनसे जाकर कीजिए और जो वो उत्तर दें उनको आप आंसर बनाकर लिखिए। ये आपको खुद से ही करना होगा। तो सपनों की बातें जो एक पर्ची गतिविधियां हैं, झरोखे से ये साझी समझ और खोजबीन के लिए ये सभी चीजें छात्र को स्वयं ही करना है। सबके सपने मतलब सभी आम लोग हमारे आसपास हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमारी मदद करते हैं, उनके क्या सपने रहते हैं उनका साक्षात्कार लेना है। सपनों की बातों में आपको पर्ची गतिविधियां झरोखे से जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की जो एक्टिविटी रही है वो आप गूगल में सर्च करिए, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, एक नोट्स तैयार कीजिए। साझी समझ और खोजबीन के लिए आपको आसपास में हो रही जो चीजें हैं उनका पता करना है, उन्हें आपको नोट्स बनाकर लिखना है। ये सब कुछ आपको अपने कक्षा में चर्चा करने के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से ये सभी गतिविधियों को पूर्ण करना है और ये काम छात्र आप स्वयं करेंगे। ठीक है। और दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को एक आशीर्वाद पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर बनाकर दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और ये आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगी। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाती हूँ ये मैं बहुत मेहनत करके बहुत टाइम लगाकर इसे बनाती हूँ ताकि ये आपकी पूरी मदद कर सके। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करें, फीडबैक के रूप में अपनी कमेंट करें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।